Namaskar, I'm Sopan Gugnani, and we are starting a series with advocate Brijesh Kumar Singh, a leading voice in RERA Authority. He's been practicing in High Court and Supreme Court of India, and we're going to talk about how to safeguard the interest of home buyers. So let's start the first series today. Thank you. आज हर एक बायर का ब्रोशर पे लिखा होता है कि रेरा रजिस्टर्ड, पर क्या इसका मतलब है कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है? हम सब बिल्डर के डिज़ाइन और आरओआई पे फोकस करते हैं, पर लीगल ड्यू डिलिजेंस पे कोई नहीं करता। आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, जो रेरा अथॉरिटी बनाई गई है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की, रियल एस्टेट को रेगुलेट करा जाए किसी तरीके से। ओके। रेगुलेट मींस कि पीछे होम बायर्स के साथ काफ़ी चिटिंग हुई, फ्रॉड हो गया उनके साथ। आम्रपाली के केस में देख लो, आप सुपरटेक के केस में देख लो, यूनिटेक देखो, लिस्टेड कंपनी थी। अब लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद भी कायदे में तो एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग कोई अगर लिस्टेड कंपनी है तो इट्स मीन्स कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज, गवर्नमेंट गाइडलाइंस। गवर्नमेंट शुड की होम बायर का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। उसके बावजूद भी होम बायर्स सारे के सारे लॉस में चले गए क्योंकि उनका पैसा डूब गया, हार्ड एंड मनी चला गया क्योंकि रेगुलेशन नहीं था। चलिए, उसके बाद यूनिटेक के एपिसोड के बाद तो रेरा आ गया। आज जो रेरा है, रेरा की कहीं ना कहीं होम बायर के पर्सपेक्टिव से अकाउंटेबिलिटी ये मैटर करती है कि क्या कोई गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स बनाया है कि बिल्डर्स जो अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसमें रेट को लेकर कोई रेगुलेशन है। वो कोई भी रेट लॉन्च कर लेते हैं, 25,000 रुपये पर, 25,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। क्या रेरा ने इस तरह की कोई परमिशन दी है? लैंड कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब इट्स देयर इज एनी पैरामीटर? तो एक इस तरह का कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरा, जब रेरा एक अप्रूवल दे देता है तो इट्स प्रेजम्पशन ऑफ द होम बायर की ये रहती है कि हाँ भाई, इट्स रेरा ने अप्रूवल दी रखी है। अब रेरा ने कहीं कोई रेट्स को लेकर तो रिस्ट्रिक्शन करी नहीं हुई। आई थिंक इट शुड बी कि इसको रेगुलेट करना चाहिए। अदरवाइज तो जैसे अभी हाल ही में ही कोई एक और लिस्टेड कंपनी है, उसके होम बायर तख्तियाँ लेके खड़े हुए थे। सो इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं होम बायर्स डिसअपॉइंट होते हैं, जो मार्केट में ठीक नहीं है। अगर इसमें सही तरह से गवर्नमेंट रेगुलेट करे, इनको सही तरह से मॉनिटरिंग हो, तो ये कम से कम रेट को लेकर रिस्ट्रिक्शन, बिल्डर्स की मोनोपोलीज को लेकर रिस्ट्रिक्शन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होंगी और कंज्यूमर का राइट्स इंटरेस्टेड रहेगा। ऐसा नहीं है, मार्केट अच्छी है, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमाया भी है उसमें। जिन लोगों ने 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे मार्केट में अब से 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, आज की तारीख में 20-20 हज़ार रुपये का रेट है, तो लोग अप्रिशिएट, पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, कमा भी रहे हैं। और कुछ डेवलपर्स हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो तो दोनों ही चीज़ें हैं। इट्स बोथ द साइड। बट हाँ, कहीं ना कहीं इट्स नीड टू कि रेरा जो अथॉरिटी है उसके ऊपर गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी का रेगुलेट ये करे कि जो अप्रूवल दे रही है, जब बिल्डर्स ने सारे लेआउट प्लान सारे कुछ अप्रूव करा लिए, क्या रेट उस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से अथॉरिटी ने क्या रेट को रेगुलेट किया है? अगर रेट भी रेगुलेट रहेगा तो होम बायर का इंटरेस्ट। मतलब आपकी बात से मेरे को ये समझ आ रही है कि मतलब रेरा भी आज के टाइम पे ट्रस्ट बट नॉट वेरीफाई मॉडल बन गया है। इट्स डेफिनेटली रेरा से एक इतना हो गया है कि जितने डॉक्यूमेंटेशन सारे बिल्डर लाइसेंस परमिशन सबमिट करते हैं, अथॉरिटी उसे देखती है, चेक करती है, और चेक करने के बावजूद तो वो ऑथेंटिकेटेड है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है, बट ये एक तरह से वेरीफाई मॉडल बन गया है, डेफिनेटली बट ट्रस्ट मॉडल नहीं बना। देखिए क्या है कि ये एक वेरिफिकेशन हो गई, प्रिजम्पशन ये हो गई कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, स्टैंड करता है, वेरीफाइड है, मतलब ये प्रिजम्पशन है, इट्स अ प्रिजम्पशन। इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं है कि अगर रेरा ने उसको दे दिया अप्रूवल, तो अगर उस बिल्डर ने अपना ऑलरेडी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ है किसी बैंक को और उसने कंसीलमेंट्स किया हुआ है, तो ये होम बायर तो फिर भी मतलब ये चीज़ तो कहाँ वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को? तो होम बायर के लिए तो फिर रियल्टर की जिम्मेदारी आती है, वो वेरीफाई करे जिस डेवलपर के लिए वो काम कर तो रहा है। जिम्मेवारी आपके हिसाब से रियल्टर की है? रियल्टर डेफिनेटली जो होम बायर्स को गाइड करते हैं, रियल्टर की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। वो रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लेट द रियल्टर हैव टू सी कि दैट प्रोजेक्ट जिस पे वो बिल्डर अभी प्रोजेक्ट लेके आया, वो प्रोजेक्ट कहीं प्रॉपर्टी मॉर्गेज तो नहीं है, उसकी ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर है कि नहीं है, वो प्रॉपर्टी की म्यूटेशन प्रॉपर उसी के नाम पर है कि नहीं है। मालूम पड़ा वो कोलैबोरेशन में लेके आया है, जेवी में ओनरशिप लैंड ओनर्स की है, और जो प्रोजेक्ट आया हुआ है उसमें कंपनी के नाम पे दिखाया जा रहा है ओनरशिप उसकी। तो ये सारी लीगलिटी होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं रियल्टर इनको वेरीफाई करेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये प्रोजेक्ट इस डेवलपर का वैलिड है नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। मेरा फिर इसी बात से एक और सवाल निकल के आता है कि जो आपने लिखी है कि मतलब एक बार जो
रेरा रजिस्टर्ड नंबर मिल जाता है, बट फिर भी उनको स्कैम क्यों होता है? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम वेरीफाई नहीं, मतलब वेरीफाई है पर ट्रस्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ट्रस्ट का एक आधार बना लेते हैं कि हम ब्रोशर पढ़ते हैं और उस पर रेरा लिखा होता है। पर ऐसा क्यों लगता है देखिए हमें? रेरा के बाद तो अब पहले तो होते थे 50% स्कैम, अब कम से कम 90% स्कैम नहीं होते। ओके। आप एक पैरामीटर गवर्नमेंट ने लगाया तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि 90% तक फिल्ट्रेशन लग गया, 90% तक स्कैम नहीं हो रहे। अब गवर्नमेंट कोई और रेगुलेशन इस पे लाएगी कि रेरा अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए कि वो जो परमिशंस दे रहे हैं पहले सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर वेरिफिकेशन दे रहे हैं, रेट्स को लेके उसको वेरीफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी जिस बिल्डर्स ने उनसे परमिशन ली है वो डेवलपर के नाम पे वो प्रॉपर्टी म्यूटेटेड है कि नहीं है, उस कंपनी के नाम पे वो प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कहीं मॉडगेज तो नहीं है। तो अथॉरिटी ये सारी चीज़ें पोस्ट जब रेरा देती है सेंक्शन तो ये वेरीफाई करती है अथॉरिटी। तो इसलिए प्रिजम्पशन 90% तक तो कंज्यूमर सेफ है इस समय, क्योंकि रेरा ने उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई किया है। डिफरेंट स्टेट्स हैं, वहाँ पे पर स्क्वायर फीट्स को लेके भी उन्होंने, जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो कारपेट एरिया के अकॉर्डिंग ही रेरा अथॉरिटी बड़ा रिस्ट्रिक्टली अब तो एग्जाम भी कंडक्ट कर रहे हैं वो रियल्टर को लेकर। तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है इस पर, बट इनमें टाइम लगता है थोड़ा। पर अब आपसे इसी बात के ऊपर एक और सवाल इसके उठता है कि पर क्या बिल्डर की जो मार्केटिंग क्लेम्स होती है जैसे ब्रोशर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है? किस तरह का लीगल एक्शन? अब ये लीगल एक्शन लोगों ने कमेंट्स में हमें, जब हमने अपने बायर्स जो इससे पहले लोगों से लिखा था इंटरनेट सर्च में, तो उसमें डेटा उन लोगों ने ये बोल रखा था क्या मार्केटिंग जो ब्रोशर्स होते हैं जिस पे हमें पढ़ाई होती है, क्या उस बेसिस पे हम लीगल एक्शन ले सकते हैं या हम उसको प्रिजम्पशन ले रहे हैं? नहीं, देखिए 2017 तक रेरा नहीं आया था, 2017 में रेरा आया। ठीक है। अब अगर बिल्डर्स डेवलपर्स जो भी अपने प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं उस पर रेरा नंबर के बाद ही वो लॉन्च करते हैं। ठीक है। तो उनके जो ब्रोशर्स हैं वो तभी लॉन्च करते हैं उन ब्रोशर्स को। आप बात कर रहे हैं पहले की, तो उसकी कोई वजह नहीं बनती। अब आज की तारीख में डेवलपर रेरा लाने के बाद ही सब काम कर रहे हैं। कोई भी डेवलपर जो एक ए कैटेगरी बी कैटेगरी के डेवलपर हैं वो इस तरह का काम कर ही नहीं रहे। विदाउट रेरा वो लॉन्च ही नहीं करते अपना प्रोजेक्ट। दे लॉन्च द प्रोजेक्ट आफ्टर द रेरा कम। तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, जो इन्वेस्टर है, वो सेफ है। हाँ, रेट्स को लेके है कि कहीं ना कहीं रेरा की रेट्स को लेके डेवलपर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रेरा ये नहीं कह रही कि आप इसी रेट पे लेके आओगे अपने प्रोजेक्ट को। ये मॉनिटरिंग जरूरत है, इसकी ये होनी चाहिए। तो इसकी मॉनिटरिंग अभी हो रही है? इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं दे रहा। इसमें क्या कर सकती है, वो तो वेरिफिकेशन कर सकती है डॉक्यूमेंट्स का, लीगलिटी का, चीज़ों का। रेट्स को लेके कोई इस तरह की कोई वो ऑब्जर्वेशन या कुछ भी रेरा अथॉरिटी नहीं दे सकती, ना देती। कुछ है ही नहीं। डेवलपर चाहे उसको 10,000 स्क्वायर फीट के रेट पे लाए, चाहे 20,000 के रेट पे लाए, वो डेवलपर की चॉइस है। रेरा का इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेरा तो ज़मीन के पेपर प्रॉपर है, ऑथेंटिकेटेड ज़मीन है, वो पूरा तभी लाइसेंस देती है। रेरा रेट्स को लेके वो नहीं करती। हाँ, अफोर्डेबल सेगमेंट में रेट ऑलरेडी वेरीफाइड होता है, जो गवर्नमेंट का रेट है वो आता है, इसलिए अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा लोगों ने कमाया और अफोर्डेबल में लोगों का बेनिफिट हुआ। और मेरे ख्याल में हरियाणा में तो अफोर्डेबल में सबसे ज़्यादा होम बायर को बेनिफिट हुआ। ये एक बहुत बड़ी हरियाणा गवर्नमेंट की तारीफ होगी इसमें कि उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली पूरे इंडिया के अंदर ओनली हरियाणा गवर्नमेंट है बहुत अच्छे तरह से अफोर्डेबल को उन्होंने लॉन्च किया और किया। पर इसके ऊपर एक और सवाल उठता है, हरियाणा गवर्नमेंट का ऐसा क्या खास प्रोविजन थी या इसके अंदर क्या प्रोविजन था कि उसने डिफरेंशिएट कर पाया होम बायर्स के लिए? देखिए, उन्होंने रेट को रेगुलेट किया। हरियाणा गवर्नमेंट ने होम बायर्स के अफोर्डेबल में रेट को रेगुलेट किया। उन्होंने रेट फिक्स किया कि भाई 4,000 से 5,000 के बीच में ही रेट होगा अफोर्डेबल सेगमेंट्स के लिए। अच्छा जी। उससे आज की तारीख में उन्हीं अफोर्डेबल का रेट भी 8,000 है, तो वहाँ होम बायर को बेनिफिट हुआ क्योंकि रेट को उन्होंने रेगुलेट किया। अफोर्डेबल मीन्स लोअर क्लास ऑफ पीपल। तो अब कुछ डेवलपर्स ने, देखिए कितने अच्छे डेवलपर, उन्होंने उस अफोर्डेबल को भी बहुत अच्छे बनाए अपार्टमेंट्स। इसमें 2-3 डेवलपर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अफोर्डेबल किए हैं और दे आर मतलब गुड। तो पॉजिटिव साइड भी है इसका, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे अफोर्डेबल अपने बना के दिए हैं लोगों को, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुड़गांव में काफ़ी सारी कंपनी है इसमें जो बहुत अच्छा अफोर्डेबल में काम कर रही हैं, जिन्होंने लोगों को अच्छे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड दिए हैं। पर इसी बात से एक और सवाल आता है, पर तो फिर एक बायर अपने आप को शील्ड कैसे करे कि उसने रेरा आ गया 90%, आप जैसे बता रहे थे पिछले सवाल का जो आपने जवाब में कि 90% फिल्टरेशन हो गई है डेवलपर्स की, पर बायर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, कैसे शील्ड करे? देखिए, बायर की प्रोटेक्शन ये है कि वो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही ले। आई विल सजेस्ट। और भी बायर वहाँ पे लॉस उठा जाते हैं जहाँ रेरा अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स पे वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं।
तो फर्स्ट तो आई विल सजेस्ट कि होम बायर को रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी को देखना चाहिए, उसकी लीगलिटी को देखना चाहिए, क्योंकि 90% तो वो अगर रेरा ने उसको अप्रूव कर दिया तो वो सेफ है होम बायर। वहाँ पे 90% सेफ्टी काफ़ी होती है। हाँ, अगर वो विदाउट रेरा किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कहीं और चले जाते हैं, उनमें फ्रॉड्स काफ़ी होते हैं, कहीं रीसेल में चले जाते हैं, कहीं डायरेक्ट खरीदने चले जाते हैं, क्योंकि उनमें कहीं रेरा वगैरह नहीं है। ये सेकेंडरी मार्केट के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है अभी, उसमें कोई रेरा नहीं है। लोग काफ़ी सेकेंडरी मार्केट्स में यूनिट है, उन पर कोई रेरा नहीं। ठीक है, तो बायर के पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो अपने आप को इसके बियॉन्ड देख सकता है? फॉर एग्जांपल उसने रेरा देख लिया कि रेरा उसके पास है, रेरा के अलावा वो क्या क्या चीज़ें देखे, क्या चेकलिस्ट आप सजेस्ट करेंगे बायर्स के लिए? देखिए, आप अगर आप इन्वेस्ट, आप अपना पर्पस जो बायर है आज की तारीख में होम। ब्रिजेश सर, मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे हम ज़मीन खरीदने जाते हैं वो महंगी हो चुकी है, प्लॉट देखने जा रहे हैं। गुड़गांव, नोएडा आज 28-30 हज़ार स्क्वायर फीट के रेट पे आ रहा है, तो अगले 3-4 साल में तो ये 50,000 स्क्वायर फीट तक चला रहेगा। गुड़गांव जो जहाँ है वहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड पे 1 लाख स्क्वायर फीट की। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि इस तरह का रेरा में बेसिक वो है कि वो लोग रेगुलेट कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर्स है। बट जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं या फिर जो ज़मीन खरीदने जा रहे हैं लोग, फार्म हाउस लैंड खरीदने जा रहे हैं, वो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, वो ये चेक करें जो डेवलपर फार्म हाउस लेके आया हुआ है क्या उसने रेरा लिया है फार्म हाउस के लिए। अगर उस डेवलपर ने रेरा नहीं लिया और आप फार्म हाउस लेने जा रहे हैं, तो फिर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि जो डेवलपर है उसके नाम पे सेल डीड है कि नहीं। अगर सेल डीड है तो उसने म्यूटेशन करवाई ही नहीं कराई, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है जी। दैट शुड बी म्यूटेटेड इन फेवर ऑफ द दैट लैंड ओनर जिससे वो बाय करने जा रहा है। म्यूटेशन होनी बहुत ज़रूरी है। म्यूटेशन के बावजूद ये देखना ज़रूरी है उस पर कोई मॉर्गेज तो नहीं है, कोई लीन तो नहीं है। तो ये इस तरह की चीज़ों में स्कैम काफ़ी होता है फार्मिंग लैंड में, क्योंकि फार्मिंग लैंड में आप चेक कर नहीं पाते, वो रेरा वहाँ पे है नहीं, लाइसेंस वहाँ है नहीं, और उसमें काफ़ी डेवलप मतलब लोग बाग जो स्कैम कर जाते हैं, और वहाँ होम बायर सेफ नहीं है। एक प्रोमिनेंट डेवलपर के साथ होम बायर सेफ है, क्योंकि वो जो जैसे गोदरेज होगी कंपनी, डीएलएफ हो गई कंपनी, शोभा हो गई कंपनी आपकी, सेंटर पार्क हो गया आपका कंपनी हो गई, ये बड़ी प्रोमिनेंट कंपनी है, सारे रेरा अप्रूव्ड ही प्रोजेक्ट करते हैं। दे आर द वेरी गुड डेवलपर, ए कैटेगरी डेवलपर्स हैं, ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स करते हैं। अब कुछ होम बायर हैं जो फार्म हाउस लेने चले जाते हैं, फार्म हाउस में उन्होंने ये चेक नहीं किया कि भाई फार्म हाउस खरीदने जा रहे हैं कि वो लैंड टाइटल क्लीयर है भी नहीं है, वो कहीं मॉर्गेज प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदने जा रहे हैं, वो किसी और के नाम पे तो नहीं है प्रॉपर्टी, जो बेच रहा है सेलर जो बेच रहा है फार्म हाउस वो उसी के नाम पे है कि नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही लें, विदाउट रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ना लें, और ये रियल्टर की भी जिम्मेदारी है कि वो वही प्रोजेक्ट होम बायर को बताएं जो रेरा अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट। सर, आपसे बात करने से पहले ना मैंने काफ़ी लोगों से बात किया था, और उन लोगों से बात किया था जिन लोगों के आज से 10-15 साल होम पहले बाइंग जर्नी पे आए थे, और जिनके आपने नाम भी कुछ लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल जेपी है, सुपरटेक हो गया या आम्रपाली हो गया। उनमें से कई बायर्स के साथ लोगों ने खरीदा, 10-10 साल तक उन्होंने ईएमआई और रेंट पे करते रहे, बट आज तक उनको घर नहीं मिले। ऐसा क्यों है सर? देखिए, उस समय रेरा नहीं था, और नोएडा में उन लोगों के साथ मतलब एक तरह से फ्रॉड हुआ होम बायर्स के साथ। और तो सर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कायदे में तो इसकी जिम्मेदारी क्या कहते गवर्नमेंट की ही होती है जिम्मेदारी, क्योंकि लैंड तो गवर्नमेंट से बिल्डर खरीदता है, गवर्नमेंट नोएडा अथॉरिटी है, तो नोएडा अथॉरिटी से डेवलपर ने लैंड ली है। और डेवलपर ये इनिशियली जब डेवलपर लैंड ले रहा है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के सर्विस जो चार्जेस पे कर रहा है वहाँ पे लीज रेंटल वगैरह जो भी कुछ दे रहा है, वो ज़मीन ले रहा है। अब उसमें वो लाइसेंस अप्रूवल, क्योंकि उस समय रेरा था नहीं, तो इस तरह की कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। बट रेरा आने के बावजूद भी उन लोगों पे मॉनिटरिंग बीच में होनी चाहिए थी। तो रेरा अथॉरिटी ने, अब रेरा उन लोगों ने परमिशंस भी ली, लेकिन आज तक आई थिंक कि तो 2011-12 की बात है, और जब से लेकर अब वी आर इन 2025, मेरे ख्याल में तो कितने 15-16 साल हो गए होम बायर को अभी तक घर नहीं मिले, वहाँ पे अभी तक नहीं मिले। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है इसमें, इट्स अकाउंटेबिलिटी, कि आप रेरा भी लेके आ गए और आपने उसके बावजूद भी उनका इंटरेस्ट, तो होम बायर आज भी वहाँ धक्के ही खा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं हुआ। मोर देन 20,000 होम बायर वहाँ ऐसे सेटबैक में चले गए।
क्योंकि उन्होंने ये लोन सिर्फ आप की, एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, सारे प्रोजेक्ट की बात कर रहे मैं तो आप बात कर रहा हूँ जैसे जेपी हो गया और आपका आम्रपाली हो गया, जैसे आपका सुपरटेक हो गया, इन खास तौर पे इनके होम बायर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनके होम बायर्स आज तक उनका पैसा वहाँ ब्लॉक है, आज तक उन्हें कुछ मिला ही नहीं है, ना पोजीशन मिला, ना उन्हें कब्जा मिला, ना प्रॉपर्टी मिली है, और उनकी ईएमआई चल रही है, दे आर रेगुलर पेइंग ईएमआई ऑन दैट। तो सर फिर इसकी जिम्मेवारी सरकार क्यों उठाएगी? मतलब बिल्डर के साथ तो बैंक भी रिस्पॉन्सिबल हुए। बैंक है उसमें रिस्पॉन्सिबल, उसमें बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन क्या कहते हैं, जिन लोगों ने एनसीएलटी से केस, एनसीएलटी में भी लोगों के वहाँ चले हैं, एनसीएलटी से भी उन्होंने अलग अलग एजेंसी अपॉइंट करती है, एनबीसीसी अपॉइंट हो गई, सुरक्षा अपॉइंट हो गई, तो सुरक्षा भी उनसे होम बायर से भी आई थिंक काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल हो गए अपॉइंट हुए भी, अभी कुछ हुआ नहीं उधर की तरफ। तो ये तो रेगुलेशन कहीं ना कहीं इनमें चीज़ों में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें काफ़ी बड़े लेवल पे मतलब इट्स ए नीड है। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मैटर पेंडिंग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया इसका, बट स्टिल अभी भी होम बायर स्टक ऑफ है उसमें, क्योंकि उनको घर तो अभी भी नहीं मिले। ये रियल एस्टेट क्या है कि किस तरह का फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ। ये छोटी सी कोई बंदा 10-20 लाख की चीज़ नहीं खरीद रहा। आज की तारीख में जो भी अपना 3 BHK या 4 BHK होम बायर होम लेने जा रहा है, ही इज इन्वेस्टिंग 3 करोड़ 4 करोड़ टू बाइंग दैट अपार्टमेंट। अब 3 करोड़ और 4 करोड़ का जो अपार्टमेंट बाय करता है और उसके साथ फ्रॉड हो गया, तो डेफिनेटली उसे तो बाईपास करानी पड़ेगी अपनी जाके। तो 15 लाख का तो आज का टाइम बाईपास है। हाँ, तो 15 लाख रुपए बाईपास में खर्च करने पड़ेंगे। तो वो लोग आज तक रेगुलेशन भी आने के बावजूद भी वो रेक्टिफिकेशन नहीं हुई, तो वो तो क्या करेंगे होम बायर, तो परेशान है वहाँ पे। वो नेगेटिविटी काफ़ी हद तक। तो कैसे की रहा है सर? मतलब वेरीफाई के पोजीशन तक तो हमारे पास चीज़ आ गई है, वो टूल है रेरा, पर उसको मॉनिटरिंग करने का हमारे पास कोई टूल नहीं है। हाँ, डेफिनेटली रेरा तो मतलब अब क्या किया जाए इसमें रेरा की कोर्ट में भी कई सारे केसेस चल रहे हैं लोगों के, एनसीएलटी में चल रहे हैं, इवन लिस्टेड कंपनियां तक के ऊपर केस चल रहे हैं। वो गवर्नमेंट नीड है रेगुलेशन, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, रेरा अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी कोई मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी चाहिए रेरा अथॉरिटी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग अपॉइंट करनी चाहिए कि पर्टिकुलर स्टेट्स में जितनी भी रेरा है उनके ऊपर मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए रेट्स को लेके, जो कि अभी तक नहीं है रेट्स को लेके। प्लस जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी लोग बायर हैं, होम बायर, जो करोड़्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा डेवलपर्स किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉपरली पॉजिटिवली उसको डिलीवर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और जो स्टक ऑफ प्रोजेक्ट है उनको भी मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वहाँ, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट्स तो सरकार को ही गया है, इन द फॉर्म ऑफ स्टैंप ड्यूटी गया है, इन द फॉर्म ऑफ ईडीसी आईडीसी गया है। तो जो होम बायर घर खरीदता है वो पैसा कहीं ना कहीं सरकार को ही दे रहा है, कंट्री को दे रहा है, कंट्री के डेवलपमेंट में पैसा दे रहा है वो। तो इसमें तो जिम्मेदारी बनती है, सेंटर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो रेरा अथॉरिटी एक तरह का सिर्फ एक लेबल स्टैंपिंग अथॉरिटी ना बन के रह जाए, मीन्स कि हाँ उसने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बट एक्टिंग एज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन तो खड़ा किया, मतलब बोलते हैं ना अ टाइगर विदाउट अ मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, देखे उसको अथॉरिटी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, और कंज्यूमर्स के साथ चीट तो नहीं हो रहा उनके साथ। आज फिर भी क्यों एनसीएलटी में इतने केस जा रहे हैं, वाई द केस इज गोइंग टू द एनसीएलटी, रेरा के आने के बावजूद भी एनसीएलटी में इतने केस जा रहे हैं, तो कहीं ना कोई इसमें गड़बड़ी है। मतलब तो ज़रूरत है कि इतने केस अगर रेरा के बाद भी एनसीएलटी में जा रहे हैं और लोगों को जाना पड़ रहा है होम बायर्स के साथ, यानी फ्रॉड हो रहा है। सर मतलब इस एपिसोड के अंदर जो चीज़ें हमने समझी आज, कि पहले तो हम होम बायर्स रेरा के होते हुए भी स्कैम हुए हैं, और उसके बाद हमारी मॉनिटरिंग एजेंसीज का रोल, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल आ जाता है। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, बहुत हेल्प कर रही है, काफ़ी काम कर रही है, बट जिस तरह की चीज़ें हैं, फ्रॉड्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सर आज का एपिसोड तो हम इधर ही ख़त्म करेंगे कि 15 लाख का बाईपास करें या 5 करोड़ के घर के खरीदने से पहले। अब जो लोग घर खरीद रहे हैं वो सही रियल्टर को चूज़ करें और लीगली उसको वेरीफाइड प्रॉपर्टी को रियल्टर को चूज़ करने के लिए ऐसे क्या हम चेकलिस्ट बनाएं एक बार? देखिए, डेवलपर के पास तो एक होम बायर को रियल्टर ही लेके जाता है। डेवलपर की सारी चीज़ें, उसकी सारे ड्यू डिलिजेंस, उसकी सारी परमिशंस को चेक एक रियल्टर ही कर सकता है।
वो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं उसकी आती है। तो सर हम नेक्स्ट एपिसोड में ये डिस्कस करते हैं कि अगला जो एपिसोड हो कि मार्केटिंग का स्कैम हो या लीगल का साइलेंस। तो इस चीज़ के ऊपर मेरे को विशेष तरीके से मेरे को आप प्लीज़ समझाइएगा कि हम कैसे अपने होम बायर्स को सुरक्षित कर सकते हैं, कि रियल्टर्स को कैसे चूज़ करें, किन चेकलिस्ट को करें, और इस सीरीज़ को आगे हम लेके जाए, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अकॉर्डिंगली। Sure. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, Right. थैंक यू एवरीवन।